तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको नेशनलिज्म का मतलब पता होना चाहिए। बेसिकली हर एक को पता होता है, लेकिन आसानी मतलब है। नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति करना, अपने देश के लिए प्यार। इसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। पहली लाइन में ये बोल रहा है कि जो नेशनलिज्म इंडिया में आया कैसे और बढ़ा कैसे। इसका रीज़न था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। बेसिकली जब बाहर से कोई भी कंपनी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हमारे अंदर, यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर आके एक ग्रुप बना के और हमारे ही स्टेट के अंदर कंट्रोल करके वहाँ पे रहते, तो उसको कॉलोनी बोलते। और जब वो कॉलोनी हमारे अगेंस्ट होके हमारे ऊपर रूल करना शुरू हो, तो उस टाइम हमने उनको अपोज करने के लिए हमने कुछ मूवमेंट्स लाई जिनका नाम था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। और जो नेशनलिज्म की फीलिंग तब इमर्ज हुई जब हम इस सभी चीज़ों से जूझ रहे थे, तो वहाँ पे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप्स इमर्ज हुए, जैसे कांग्रेस, जिसके अंदर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया था अपना। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी हमारी 1914 से लेके 1918 तक। 1914 क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर इंडिया था कि नहीं था वैसे। फिर हमारे ऊपर असर कैसे पड़ा। हमारे ऊपर असर ऐसे पड़ा कि वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो उसके अंदर हमारे सोल्जर भी गए हुए थे साथ में। यहाँ से इंडिया में से काफ़ी सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके, बहुत सारे जैसे क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से लेके वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उनके लिए लेके जाया जाता था, जिसकी वजह से इंडिया के बाकी पीछे स्टॉक में कुछ नहीं रह जाता था। प्लस वो हमारे ही कंट्री के अंदर है कि हमारे ऊपर टैक्स लगाते थे, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान आ गए थे। और उनका जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था वो भी ज़्यादा था इसी की वजह से। और वो कुछ टैक्सेशन भी लगाते होते थे। और जो वो यहाँ से क्रॉप्स को दूसरी कंट्री में शिफ्ट करते रहे, उसकी वजह से जो यहाँ पे थी क्रॉप्स वो कम थी। और जैसा कोई चीज़ कम होती है तो उसका प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर हमारी डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट कम होगा, तो हम उस टाइम पे उस चीज़ का कॉस्ट ज़्यादा होगी। और जो विलेजर्स थे, जो वहाँ के आदि लोग थे, रहने वाले नॉर्मल सिटीजन्स थे, उनको आर्मी के अंदर भर्ती करा लिया जाता था फोर्सली। और जैसा वॉर ख़त्म हुई 1918 और 1919 में Indian industry faced heavy losses. People suffer from acute shortage of food, influenza epidemic. In such a critical situation, a new leader, Mahatma Gandhi, came into India from the South Africa in January 1950. तो जैसा वॉर ख़त्म हुई 1918 और 1919 में और 1920 और 1921 में, तो यहाँ उस टाइम पे काफ़ी सारे लॉसेस हो रहे थे इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और वर्ल्ड वाइड हमको लॉसेस हो रहे थे। पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। इसी के बीच में एक नया लीडर इमर्ज हो गया था जिसका नाम था महात्मा गांधी। वो 1915 में आते हैं इंडिया के अंदर आते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका के अंदर। बेसिकली इसीलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे इस टाइम के ऊपर एक रिजीम चल रहा था
जिसका नाम था, एक सेकेंड, वहाँ पे बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, मतलब ब्लैक रेस वालों को कम समझा जाता था और वाइट रेस वालों को बड़ा समझा जाता था, इसी वजह से। तो गांधी जी जैसा है तो उनके पास एक आइडिया था, मतलब वो नॉन वायलेंस के अंदर बिलीव रखते थे। तो वो इंडिया से, ब्रिटिशर से आज़ादी लेना चाहते थे बाय द मेथड ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी मेथड ऑफ मूवमेंट एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस was known as Satyagraha. The idea of Satyagraha emphasized on the power of truth as per Gandhiji without per aggressive. A Satyagraha could win the battle through non-violence. तो जो गांधी जी का मेथड था वो सच था, सच के रास्ते के ऊपर चलना, अहिंसावादी होके चलना, और उसी मेथड को सत्याग्रह बोलते हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि वो इसी लड़ाई को जीते एकदम अहिंसा के थ्रू, हिंसा के साथ नहीं, अहिंसा के साथ। 1970 के अंदर गांधी जी चंपारण के अंदर गए, क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर को ज़्यादा काम कराया जाता था, इसी की वजह से वो वहाँ पे गए। उन्होंने वहाँ पे वर्कर्स के लिए वर्कर के साथ मिल के प्रोटेस्ट किया उन ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, और उसी साल के अंदर 1970 के अंदर वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर, पीजेंट्स के लिए जो कि सफ़र कर रहे थे, मतलब जूझ रहे थे खाने की कमी की वजह से, क्योंकि उस टाइम के ऊपर एक एपिडेमिक आ गया था फूड की शॉर्टेज की वजह से। फिर 1940 के अंदर गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद, ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग द कॉटन मिल वर्कर। वहाँ पे वो गए और उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया कॉटन मिल वर्कर के। फिर उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको याद रखना चाहिए। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में, और ये पास किसने किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, जो कि कहाँ पे बैठती थी? जो कि इंग्लैंड में बैठती थी, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मेन हेड जो था वो वहाँ पे था, इसीलिए वहाँ से वो लेजिस्लेशन पास कराती थी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द पॉलिटिकल प्रिजनर कुड बी डिटेन्ड इन प्रिजन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। मीन्स टू से दैट कोई भी आदमी जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा उसको 2 साल के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, बिना किसी ट्रायल के। सबसे पहले आपको डिटेन का मतलब पता होना चाहिए। डिटेन मतलब होता है किसी भी आदमी को रोक देना, मतलब एक की जगह के ऊपर बंद कर देना। फिर उसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि उसके खिलाफ वो सत्याग्रह मूवमेंट चलाएंगे। फिर 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी लॉन्च नेशनल वाइड सत्याग्रह विद हड़ताल। उन्होंने एक हड़ताल किया 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ। Rallies were organized in various cities. Workers went on strikes in railway worker and shop were closed down. रैलीज़ बड़ी हड़ताल करने के लिए उन्होंने रैलीज़ बनाई अलग अलग, और दुकानों को सभी को बंद कर दिया, और बहुत सारे लोग इकट्ठे होके रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। Several local leaders were arrested. Gandhi ji were buried, restricted from entering दिल्ली। और इसी की वजह से ताकि लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकें, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनके ऊपर एक्शन लिया। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट कर लिया और गांधी जी को दिल्ली में आने से रोक दिया। फिर उसके बाद 10 अप्रैल में 1919 में द पुलिस इन अमृतसर ओपन फायर ऑन पीसफुल प्रोसेशन।
18 अप्रैल 1919 में पुलिस ने अमृतसर में ओपन फायर कर दिया पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर, जो कि रोलेट एक्ट के अगेंस्ट कर रहे थे। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन अमृतसर एंड द कमांडर ऑफ एरिया वाज गिवन टू जनरल डायर। मार्शल लॉ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें उस पार्ट या फिर उस स्टेट या फिर उस कंट्री के पूरे हेड उसको दे दिया जाता है जो मिलिट्री का हेड हो, ठीक है। तो उस टाइम पे जो जनरल डायर था उसको अमृतसर की कमांड दे दी गई थी, ठीक है। तो उसी के बाद 13 अप्रैल को 1999 में बहुत सारा बड़ा से लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, और मार्शल लॉ उनको नहीं पता था कि इम्पोज हो गया, जिसकी वजह से जनरल डायर ने एंट्री ली और सारे एग्जिट पॉइंट को क्लोज करके अपने गार्ड्स या फिर पुलिस वालों को ऑर्डर दिया कि सारे लोगों के ऊपर ओपन फायर कर दिया जाए। कुछ लोग वहाँ पे बैसाखी का फंक्शन अटेंड करने के लिए आए थे, कुछ लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे। फिर जैसा ये हुआ तो इसके बाद लोग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स विद फोर्स टू एंड द मूवमेंट बाय humiliating people, सत्याग्रहीज were forced to rub the nose। और इसी की वजह से गवर्नमेंट ने इसी के साथ साथ में ये किया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों सत्याग्रही जो उस रोलेट एक्ट को वो कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, उनको बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। और उसी के साथ जो बड़े बड़े लोग थे उस टाइम के, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस दे दिया जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया था। और उसी के बाद जैसा ये हुआ जलियांवाला बाग इंसिडेंट, उन्होंने ये वाला भी बंद कर दिया सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी का मेन मोटिव यही था कि नॉन वायलेंस हो, वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस। लेकिन आखिर नॉन वायलेंस हो गया, उसी की वजह से उन्होंने उसको बंद कर दिया ताकि ये वाली मूवमेंट और कोई बड़ा रूप ना ले ले, इसलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मैं फिर आगे वाला थोड़ी बाद में पढ़ा दूँ।